पिछले हफ्ते की कमजोरी के बाद आज फिर से नए हफ्ते की शुरुआत करने के लिए हैं दुनिया भर के बाजारों से कमजोरी के संकेत। क्या 15,000 का लेवल इस हफ्ते होल्ड कर पाएगा? क्या रिकवरी आएगी तो कितनी और कितनी टिकाऊ? ढेर सारे सवाल हैं आपके जहन में, जवाब है तैयार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। नया ट्रेडिंग दिन, नया ट्रेडिंग हफ्ता और हमारी नजर पूरी तरह बाजार के एक्शन पर है। मॉर्निंग सर, बताएं कहां पर है आपकी नजर? इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। अमेरिका में मिला जुला सा सेशन रहा है, कमजोरी रही हल्की फुल्की डाउ में, और लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर जो है वो है कच्चा तेल। $112 के आसपास है, 120 से 125 की रेंज से $115 के नीचे आकर है 112। तो आज के लिए एकमात्र और सबसे बड़ी और अच्छी खबर अगर कोई है हमारे तो वो है कच्चा तेल। ये 6 से $7 की कमजोरी दिखाता हुआ, और ये हमारे लिए सबसे बड़े काम की। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में भारी उतार चढ़ाव रहा। डाउ फ्लैट बंद हुआ तो नैस्डैक में मजबूती रही। एसजीएक्स निफ्टी में हल्की फुल्की कमजोरी आपको दिखेगी, 50-60 पॉइंट नीचे है। इसकी वजह है कि डाउ फ्यूचर्स आज इस वक्त आपको लगभग 75-100 पॉइंट नीचे नजर आएंगे। और आज रात अमेरिका में है छुट्टी। सरकारी बैंकों के प्रमुखों से मिलेगी आज वित्त मंत्री। फोकस रहेगा ग्रोथ कैसे बढ़ाई जाए, क्रेडिट ग्रोथ मतलब उनके लिए क्रेडिट ग्रोथ है। स्पेशली उस माहौल में जब ब्याज दरें बढ़ती हुई नजर आ रही हो तब क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाना मुश्किल काम होता है। उसी पर रहेगी खास चर्चा है आज के सेशन में। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आज के लिए। सर, कई सारी एक्चुअली टॉकिंग पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, बट जो सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट पिछले कुछ दिनों से रहा है बाजार की गिरावट का, जो एक अहम हिस्सा रहा है इन्फ्लेशन रेट्स पर उसका इम्पैक्ट। मंदी की बात अब और तेजी से बढ़ रही है। जैनेट येलन ने हालांकि कल कहा है कि ऐसी गारंटी नहीं है मंदी आ जाए, बट कई सारे लोग कह रहे हैं, इंक्लूडिंग फेड के कुछ मेंबर्स, कि इस साल इनफैक्ट साल के अंत तक ही लग रहा है कि प्रॉपर मंदी आ सकती है। कितना बड़ा डर है सर ये? दीप, सोमवार से शुक्रवार तो जब बाजार खुले रहते हैं तो हमें पता चलता है कि मंदी आ रही है, इंडेक्स दिख जाते हैं। और जब शनिवार रविवार को बाजार बंद रहते हैं तो बातचीत में हम मंदी की बात करते हैं। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि ये मंदी अचानक से आ रही है, आपको बिना नोटिस दिए आ रही है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अगर फेड के मेंबर्स अब बोल रहे हैं तो सांप निकल जाने के बाद लाठी पीट रहे हैं। हाँ। किसको नहीं पता कि मंदी आ रही है? करेक्ट। और स्पेशली अमेरिका में तो आ ही रही, साफ साफ दिख रहा है। सो इसमें नई बात कुछ भी नहीं है। हाँ, मार्केट क्या यहाँ से और गिर सकते हैं, क्या और गिरेंगे, वो एक नई बात हो सकती है कि बाजारों ने पूरी तरह से मंदी को पचा लिया नहीं पचा लिया, उस पर एक वाद विवाद हो सकता है। आप कह भी सकते हैं कि सबको पता है मंदी आ रही तो अब बाजार और क्यों गिरने चाहिए, राइट? एक व्यू हो सकता है। और दूसरा व्यू हो सकता है कि मंदी आ रही है पता है, लेकिन उसके बावजूद आप तो शेयर तब खरीदेंगे ना जब आपको लगे तेजी आएगी। एग्जैक्टली राइट। तो मंदी आने के बाद तेजी कब आएगी ये पता नहीं ना। तो बड़ा सवाल तो वो है कि मंदी आने के बाद क्या रिकवरी वी शेप होगी, यू शेप होगी, करेक्शन जो होगा खाली प्राइस वाइज करेक्शन से काम चल जाएगा, टाइम वाइज करेक्शन होगा। 2-3 साल मार्केट आपको अमेरिका के अगर ऐसे परेशान कर दे जैसे लगे कि पैसा बन ही नहीं रहा, जिससे कि आपका इक्विटी में कॉन्फिडेंस हट जाए, हिल जाए, वो सवाल अलग है। सो आई थिंक अमेरिका मंदी में जा रहा है, ये तो लगभग तय है। मंदी के बाद क्या, मुझे लगता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसका जवाब अब मार्केट ढूंढने की कोशिश करेगा एक बार जब 100% सबको कंफर्म हो जाएगी हाँ मंदी, जिसमें कुछ एक बचे होंगे, बाकी हो गया। पॉइंट सिंपल है दीप, अगर आपको 2% महंगाई लानी है तो आपके पास ज्यादा ऑप्शन है ही नहीं। आपको मारपीट करनी पड़ेगी, सर्जरी करनी पड़ेगी, और आपको फूड इन्फ्लेशन से लेकर सारे एनर्जी इन्फ्लेशन और दुनिया भर के जो इन्फ्लेशन आपके हो सकते हैं, जो हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप 8.5% की इंटरेस्ट इन्फ्लेशन पर हैं, उसे 2% लाने के लिए बहुत कुछ करना होगा। अच्छी बात यह है कि कच्चे तेल के दाम थोड़े घटे हैं, लेकिन घटने का रीजन आपको पसंद नहीं आएगा। रीजन नहीं पसंद आएगा। रीजन ये है कि कारण ये है कि भाई दुनिया भर में आर्थिक मंदी अगर आनी है और खासतौर से अमेरिका में आनी है तो जाहिर सी बात है कच्चे तेल का प्रयोग भी कम होगा, इस्तेमाल कम होगा, और लोग कम कच्चा तेल खरीदेंगे तो दाम कम होना स्वाभाविक है। उस वजह से घट रहे हैं। हमारे लिए ठीक है, वो किसी भी वजह से घटे। तो एक चीज तो क्लियर है, जो मंदी की इतनी बड़ी बातें हो रही है वो ग्लोबली हो रही है, हमारे यहाँ तो नहीं हो रही है। अभी भी मैं वीकेंड पे बाहर था, आप कोलकाता था, वीकेंड पे आप देखिए कहीं कोई मंदी के संकेत नहीं। फ्लाइट्स आपकी फुल है, रेस्टोरेंट्स फुल हैं, कॉन्फ्रेंसेज में मतलब जो कोलकाता में कर रहे हैं लोगों के लिए खड़े रहने की जगह नहीं। और वो ऐसी कॉन्फ्रेंसेज जहाँ 1200 रुपए की आपकी एंट्री फी है, उसके बावजूद ऑडिटोरियम फुल है। इसका मतलब क्लियर कट है कि लोगों के पास स्पेंडिंग पावर है, खर्चा कर रहे हैं। करेक्ट। और वो हर जगह दिखता है आपको, मार्केट्स में जाइए,
कुछ कुछ पॉकेट्स हैं इकोनॉमी की हमारे यहाँ भी, जहाँ पर वाकई में मुश्किलें हैं। हर वक्त हर जगह तेजी नहीं हो सकती और हर वक्त हर जगह मंदी नहीं हो सकती। इन जनरल हमारा माहौल काफ़ी बेहतर है। और ऐसे में अगर ग्लोबली जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से कच्चे तेल के दाम घटे, उससे बढ़िया बात तो हो नहीं सकती। और जियोपॉलिटिकल रीजन क्या हो सकता है कि रूस और यूक्रेन लड़ना बंद कर दे और उस वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़े, वो तो हमारे लिए मतलब गोल्डन चीज है। उससे बढ़िया हम सोच नहीं सकते, क्योंकि वो जो कमी आएगी वो परमानेंट वाली आएगी। अब जो कमी आई है कच्चे तेल के दामों में, वो इस वजह से आई कि अमेरिका में आर्थिक मंदी का डर है, दुनिया में आर्थिक मंदी का डर है, डिमांड कम होगी कच्चे तेल की, तो चलिए दाम कम होते हैं। हमारे लिए वो भी चलेगा, क्योंकि हमें इतनी मंदी की चिंता आज नहीं है। बिल्कुल आगे देखी जाएगी, हम भी ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बेहतर रहेंगे, ये भरोसा तो आप और हम रख ही सकते हैं, जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है। उस लिहाज से मुझे लगता है कि कच्चे तेल के दाम कम होना आज के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव। और ग्लोबल मार्केट से इंडेक्स के संकेत तो चलते रहेंगे, 50, 100, 200 ऊपर नीचे, ये तो अब रोज की आदत हो गई है। लेकिन $7, $8 क्रूड अगर नीचे आता है, तो मुझे लगता है कि आज के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर और सबसे बढ़िया ट्रिगर मेरे लिए कच्चा तेल है। 100%। चाहता क्या हूं मैं, डबल डिजिट में आ जाए, 100 के नीचे वो आ जाए ना, तो समझिए कि मार्केट ने बॉटम बना दिया। क्योंकि होता क्या है, आप 100, 105 के आसपास आते हैं, वापस 120, 125 की रेंज में कुछ न कुछ कारण से पहुंच जाते हैं। और दिक्कत की बात एक और क्या दी, इस बार तो बिना कारण पहुंचे। इस बार कोई रशिया यूक्रेन नहीं लड़ रहे थे। आप 100, 105 पर आने के बाद 100, इस बार जो बढ़ा ना, सही में मुझे बड़ा धक्का लगा कि ये बिना कारण क्यों बढ़ रहा है भाई? न तो डिमांड है, राइट, या तो कार्टेल बना रखा है ऑयल प्रोड्यूसर्स ने कि इससे नीचे में बेचेंगे नहीं, भाव पर रखने की कोशिश करें, वो चीज ठीक नहीं है जी। वो चीज ठीक नहीं है। सो आई थिंक अब अगर $100 के आसपास इसके नीचे आ जाए, टिक जाए, तो मुझे लगता है कि फिर मार्केट में हमारे लिए रिस्क काफी हद तक खत्म तो कभी नहीं बोलना चाहिए, कम हो गई, नहीं के बराबर, वही बात है, नहीं के बराबर। सो कच्चा तेल $12-15 अगर यहाँ से आ जाता है नीचे, तो वी आर सेफ। हाँ, तो अब हमारे लिए लंबे समय बाद में फिर से कच्चे तेल को ट्रिगर पे ला रहा हूँ। हाँ, काफी, आई थिंक 2 महीने हो गए ऑलमोस्ट, ज्यादा हो गए होंगे। हाँ, ज्यादा हो गए होंगे, बात ही नहीं हो रही, हमने छोड़ दिया था कच्चे तेल को। लेकिन अब हम कच्चे तेल को ट्रिगर के तौर पर लाएंगे, और वो इसलिए लाएंगे नीचे की तरफ। बिल्कुल, अगर कच्चा तेल गिरा तो हमारे लिए ट्रिगर है, बढ़ा तो ट्रिगर नहीं है। बढ़ा तो, हाँ, बढ़ा तो सबको मालूम है, बढ़ा तो हम डाउ देखेंगे। अगर कच्चा तेल हमारे लिए खराब रहा तो हम डाउ देख के डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। और कच्चा तेल अगर $100 के आसपास नीचे आ जाता है, तो हम कच्चे तेल को देख के तेजी करेंगे। राइट, क्लियर है। एक इम्पोर्टेंट अब हमारे लिए आगे, आज मंडे मॉर्निंग के लिए सबसे बड़ी चीज जो हमें समझनी है आगे के डायरेक्शन के लिहाज से, वो ये है, अगर कच्चा तेल नीचे आता है तो हम ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए, कच्चे तेल की तो राहत है, फ्राइडे को 5% गिरा है, पिछले हफ्ते भी 6.5%, 7 हफ्तों की वीकली बढ़त कर ब्रेक लगा है पिछले हफ्ते। तो इसीलिए तो एक दिन में भरोसा नहीं होता ना, मतलब हो गया ठीक है, लंबा चलेगा पक्का चलेगा, वो वाली बात है। पर चलिए, आज सुबह के लिए तो अच्छा आ ही रहा है। तो सर, ये तो एक बड़ी राहत की बात है ही, पर हमारे बाजार के लिए एक और बड़ा फैक्टर है जो काफी दबाव का विषय बना हुआ है, और पिछले कुछ दिनों में बहुत बेच दिया गया। सबसे बड़ा एफआईएस का सेल फिगर है, 7,800 करोड़ से ज्यादा का सेल फिगर। कई सारे लोग बोल रहे थे कुछ और भी वजह हो सकती है इसकी वजह से, बट एब्सोल्यूट फिगर देखा जाए सर, $1 बिलियन एक ही सेशन में अगर बेच रहे हैं, तो वो तो चिंता तो बनती है सर। ज्यादा तो है दीप, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सबसे बड़ी बात वही है ना कि ठीक है, अब अगर आप देखें तो आपका निफ्टी बंद हुआ था 67 पॉइंट नीचे, 67 पॉइंट। बैंक निफ्टी आपका हरे निशान में 125 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था। तो क्या $1 बिलियन एग्जैक्टली 7,800 करोड़ का माल एफआईज कैश में एक दिन बेचे, तो क्या आपको इतना ही गिरना चाहिए? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। एग्जैक्टली, करेक्ट। तो इसका जवाब तो ना है, इससे ज्यादा गिरना चाहिए। $1 बिलियन की बिकवाली में, तो इसका मतलब क्या है? 2 चीजें, एक हो सकता है फुर्सी की रिबैलेंसिंग की बात हो रही, शायद उस वजह से हो बिकवाली, ये हो जो भी हो, बिकवाली तो बिकवाली है। किसी ने बेचा है, किसी ने खरीदा है। सामने लोकल फंड 6,100 करोड़ के आसपास का खरीद के बैठे हैं। तो कहीं के देखिए इतनी एग्रेसिव बिकवाली के सामने अब तक तो खरीदारी है। अभी तक तो ऐसा कोई संकेत नहीं कि मतलब कि माल बेचना और बिके ना। यस, 2 चीजें होती है, एक तो आपके भाव से ना बिके, और एक बिके ही ना, है ना, 2 अलग चीजें, दोनों अलग चीजें। हाँ। एक तो आपके भाव से, मुझे है ना इसी भाव में बेचना, मुझे निफ्टी 15,500 पे बेचना है, तो नहीं बिका 15,500 पे कोई बायर। एक है मुझे बेचना है 15,200 तक भी बेचूंगा, बिक रहा है ना, बिक रहा है। तो अभी एफआईएस के लिए नहीं बिक रहा है, वो वाली सिचुएशन नहीं आई, न स्टॉक्स में नहीं, न इंडेक्स में आई है। सो आई थिंक वो एक बड़ा कंफर्ट है। अगले
कुछ हफ्ते इम्पोर्टेंट रहेंगे कि मतलब लोकल फंड्स के पैसे खत्म होने आते हैं या एफआईएस की बिकवाली रुकती है, क्योंकि काफी लोग ये भी पूछ रहे हैं कि लोकल फंड्स कब तक सपोर्ट देते रहेंगे इतने इतने बड़े फिगर्स के साथ? जब तक उनको पैसे मिलते रहेंगे, जब तक हमारे इन्वेस्टर्स पैसे डालते रहेंगे तब तक सपोर्ट। अल्टीमेटली वो म्यूचुअल फंड के घर से थोड़ी लाके डाल रहे हैं, वो तो खैर लोग हो गए। आप हम म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम डालते रहेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस। सो एफआईएस क्या करेगी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है हम क्या करेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस क्या है। अगर मेरा व्यू ये है कि यार दीप ये तो है ना 14,500 भी हो सकता है, कौन जाने 13,800 भी हो जाए, जहाँ पे पिछली बार सब लोग सोचते थे कि टॉप है वहां से बाजार भागे हैं, हो सकता है वहां भी पहुंचा है। और अगर मैं 18,000 से 15,000 तक नहीं बेचा हूं, लेकिन अब अगले लास्ट के 1000 पॉइंट पे तो मुझे बेचना ही है, ताकि मैं 1000 पॉइंट नीचे ले लूं। अगर मैं इतना स्किल्ड आदमी हूं जो उस समय नहीं सोच पाया कि 18,000 पे जीरो कर दूं, लेकिन अब मैं बहुत समझदार हो गया हूं कि 15,000 पे बेच के 14,000 पे जरूर वापस ले लूंगा। ऐसे भी तो हो ही सकते हैं, हो सकते हैं, और हैं दुनिया में, ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत सारे हैं। पहली चीज तो है कि जो ऐसा करेंगे वो 99% वहीं से मार्केट घूमेगा जी। समझिए 1% आपकी स्किल से गिर भी गया तब भी 15 पे 14 आएगा, तो जो 15 पे बेचेगा वो 14 पे कभी नहीं ले पाएगा। लिख के रख लीजिए, क्योंकि 14 में उसको 12 ही दिखेगा। करेक्ट। सो अब यहां पर की ये है, मुद्दा ये है कि अगर हमारे इन्वेस्टर्स जो पैसा डाल रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं, वो कंटिन्यू करते हैं, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो इतना व्यू बना लेते हैं कि ठीक है, टफ टाइम है, साल 2 साल छोड़ दिए, 3 साल बाद में पैसा कमाऊंगा, पैसा तो यहीं से बनेगा, करेक्ट, यहीं से बनेगा, इन्हीं शेयरों में बनेगा, अच्छे शेयरों में बनेगा, इसी मार्केट से बनेगा, लेकिन 3 साल बाद बनेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो 5 साल के लिए 10 साल के लिए रखने और रुकने की ताकत है। लीवरेज पोजीशन में तो दिक्कत आएगी हमेशा आती है, चाहे वो बड़े से बड़ा आदमी हो, छोटे से छोटा ट्रेडर हो। लीवरेज पोजीशन है, एफएनओ की पोजीशन है, वो तो आपको उस हिसाब से बंद करनी, खत्म करनी, वो आपका स्टॉप लॉस है। बट जो इन्वेस्टर हैं, अगर तो इसलिए इस सवाल का जवाब कि एफआईएस क्या कर सकती है ये नहीं है, इस सवाल का जवाब हम क्या कर सकते हैं और हमारी कितनी ताकत है। अगर हमारी ताकत पे हमें भरोसा है, अगर हमारा व्यू 3 साल, और ये देखो ये जो भरोसे वाली बात है, मैं ट्रेडर की नहीं कर रहा दीप, ये इन्वेस्टर्स की कर रहा हूँ। जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, जिन लोगों ने डिलीवरी खरीद के रखी है, वो इन्वेस्टर्स हैं, वो ट्रेडर्स नहीं। एग्जैक्टली, राइट। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए तो सबसे लास्ट स्टॉप लॉस जो बड़ा वाला दिया था 16,950, मुझे अच्छे से याद है कि आज आप जीरो कर दीजिए। करेक्ट। सो वो लास्ट था, वहां से भी आप करीबन 1800.10% नीचे। राइट। सो ट्रेडर्स की बात अलग है, उनके लिए रोज की स्ट्रेटजी है। जो इन्वेस्टर है, अगर वो 3 साल 5 साल का व्यू रखते हैं, और यहां से भी अगर स्टॉक आपके 10%, 15%, 20% नीचे हो जाए, जो कोई बड़ी बात नहीं, इंडेक्स भी हो सकता है, हो जाए, या तो वहां आप और पैसा लगाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, हम बाद में देखेंगे। तो मेरे ख्याल से तो आप सेफ है। सो अल्टीमेटली एफआईएस की सेलिंग का जवाब हमारे एक्शन में है, नहीं कि उनके एक्शन में। और अब तक तो अच्छा ही रहा है, वहां पर तो सपोर्ट तो अच्छा है, भरोसा है अभी तक तो। मैं वीकेंड पे भी सेमिनार करके आया, कॉन्फिडेंस है लोगों का है। हाँ, और जब हम जाते हैं, बात करते हैं, थोड़ा बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस देने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि बाजार नीचे नहीं जा सकते और जाएंगे। पॉइंट सिंपल इतना ही है, आपका क्वालिटी चेक आप कर लीजिए। अगर आपके पास अच्छे शेयर हैं, कोई दिक्कत। अगर आपने टीसीएस 3800 में लेकर रखा है, क्या दिक्कत है? ठीक है, आज नहीं तो कल समय लगेगा, समय तो लगेगा ना। आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप समय दें या नुकसान बुक कर लें। डिसीजन आपका है, सिंपल। बिल्कुल। चलिए, तो ये है बाजार पर नजर, और जो ये थोड़े 1-2 आंकड़े आए हैं जिस पर काफी सारे लोग सवाल उठा रहे थे, उस पर अनिल जी का नजरिया। पर आज के लिए सर फिर क्या समझना है, और आज के लिए, इस हफ्ते के लिए इनफैक्ट कहाँ पर होगी नजर? क्योंकि पिछले हफ्ते तो एक बड़ा ब्रेकडाउन हमने देखा था, अमेरिकी बाजारों में भी इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे, हमारे बाजार में भी इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास। अब क्या व्यू बनता है वहां से? दीप, आपको याद होगा जब हम 17,000 के नजदीक थे, तब से हम 2 चीजों की बात लगातार कर रहे थे, 14,900, 15,300, 15,200, सॉरी 15,200, 300 पॉइंट की रेंज में बोल रहा था कि वो स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, मेरे लिए आखिरी बाय जोन है। और 32,200 से 32,500 की बात हम कर रहे थे बैंक निफ्टी की। बिल्कुल। आप शुक्रवार के लो देखिए, निफ्टी 15,183, एग्जैक्टली 14,900, 15,200 की रेंज से निफ्टी ने सपोर्ट लिया। बैंक निफ्टी 32,200, 32,500, यानी 32,400 जो भी है, 32,300 का लो है। सो एक उस परफेक्ट रेंज में वहां पर पहुंच गए जहां पर आपकी दूसरी इंस्टॉलमेंट जानी चाहिए थी। तो अगर आप 32,300 के आसपास निफ्टी पर
15,200 के आसपास, 32,300 के आसपास बैंक निफ्टी पर, और 15,200 के आसपास निफ्टी में अगर आप 50% 40% इन्वेस्टेड है तो आप एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी का 50% बचा के रखिए, अगर नीचे आया तो और लिया जाएगा 2 इंस्टॉलमेंट में या 3, मूड माहौल देख के डिसाइड करेंगे। सो मेरा ये मानना है कि एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जो हम, अब होता क्या है जब आप इसके पास पहुंचते हो तो आपको और नीचे दिखने लगता है। करेक्ट। वो जैसा जैसे नीचे घुस जाते हो ना तो आपको और गहराई बढ़ती दिखती है। बिल्कुल। अब वैसे सोचेंगे तो कभी ले नहीं पाएंगे और कभी आप ये कह भी नहीं पाएंगे कहाँ रुकेंगे। इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप 14,900 15,200 की रेंज में रुक ही जाएंगे, हो सकता तोड़े, पूरी संभावना है। 14,500 आ सकता है, 14,200 आ सकता है, लेवल कुछ भी आ सकता है, लेकिन वो आप प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। करेक्ट। कि एग्जैक्टली कहाँ से घूमेंगे। सो आप टुकड़ों टुकड़ों में पैसा लगाइए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर आ गए हम जो 32,000। अब आपके लिए फ्रेश मंदी तब होगी जब आप 14,700 14,800 को तोड़ के ट्रेड करें, 31,800 32,000 को तोड़ के ट्रेड करें। सो आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास हैं, जो बड़े वाले में जहां से आपको बड़े ब्रेकडाउन मिलते हैं वहां पर आप हैं। लेट्स सी हम यहाँ से उठते हैं। हाँ, एक चीज जरूर लगती है दीप, हो सकता है हम इन लेवल्स को तोड़े, लेकिन वो तोड़ने के पहले एक बाउंस आना चाहिए। हाँ, और एक बाउंस जो आएगा उसमें आपके लिए हो सकता है थोड़ा मौका बने निकलने का। जैसा कि आपको परसों आई मीन गुरुवार को एक बाउंस मिला था, गैप से आप खुले थे राइट 15,800 के आसपास, और वहीं से 863 का हाई था, 15,863 का। और आप सोचो गुरुवार के हाई और शुक्रवार के लो में 600-700 पॉइंट का फर्क है ये इंट्राडे में, मतलब मुश्किल से एक ट्रेडिंग सेशन में आपका। सो ये आपको जो गैप मिलेंगे, इस गैप में आपके पास दो तरीके हैं। अगर आप इन्वेस्टर के तौर पर आप ले रहे हैं, और वही वाली फॉर्मूला है, लॉन्ग टर्म के लीजिए, शॉर्ट टर्म में 10% बन गए, निकल जाइए 2 दिन में। एग्जैक्टली। और अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको जो मौका मिल रहा है जहां पर आपकी कॉस्ट के आसपास है, रीजनेबल लॉस के आसपास है, जहां आपको लगता था कि अगर मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया होता इस लेवल पे तो ठीक रहता, अगर वही लेवल वापस आ जाए तो समझ लीजिए आपको स्टॉप लॉस लगाने का फिर से मौका मिला, हल्के नुकसान में भी एग्जिट कर लीजिए। ट्रेडर्स को हल्का रहना चाहिए, इन्वेस्टर्स को मौके ढूंढने चाहिए। बिल्कुल। तो ये है आपके लिए स्ट्रैटेजी। लग रहा है सर आज एक बाउंस बैक का दिन हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी बाजार भी बंद है तो थोड़ा जगह भी नहीं, मिल जाती उससे भी फर्क नहीं पड़ता दीप, हम अच्छी जगह है इसलिए होना अच्छी चाहिए। जगह है। मैं एक्चुअली माफ कीजिएगा, मैं उम्मीद कर रहा था कि जितना ज्यादा गैप से खुले उतना अच्छा है। अगर आप सिर्फ ऊपर खुलना ठीक नहीं है, गैप से नीचे खुलना ठीक है मेरे लिए। अच्छा, फिर वो कंफर्ट मिल जाता है, कंफर्ट आ जाता है। ठीक है, तो बताएं सर फिर आज का। ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर है, एफआईएस के संकेत नेगेटिव साइड पर है, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव हैं। बाकी तो ट्रेंड और सेंटिमेंट तो नेगेटिव है ही है, मेरा नहीं है, बाकी मैं तो मार्केट का बता रहा हूँ। मेरा तो दोनों ही पॉजिटिव है। चलिए, सब कुछ नेगेटिव नहीं है, ये एक अच्छी बात है। मेरा सेंटिमेंट तो पॉजिटिव ही रहता है, पॉजिटिव रहता है, लेकिन मुझे तो मार्केट का बताना, मेरा बताने से क्या होता है। ओके, निफ्टी सपोर्ट जोन 15,150 15,200 ये आपके लिए पहला सपोर्ट का काम करेगा। इजीली नहीं टूटना चाहिए आज के लिए, अगर टूटा तो दीप 14,950 15,050 अगला सपोर्ट होगा, जहां पर जाकर मार्केट थोड़ा रुकना चाहिए आज के लिए। ऊपर 15,350 15,400 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। 15,400 के पार निकलने के बाद हल्की खरीदारी तेजी वापस से आनी चाहिए थोड़ी बहुत, फिर 15,500 15,625 तक आप जाने की कोशिश करेंगे। ये ऊपर की रेंज है जहां हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बिकवाली ना भी करें लेकिन मुनाफा वसूली करें तब भी चलेगा। बैंक निफ्टी 32,300 32,550 तुरंत सपोर्ट का काम करेगी। इसके नीचे जाने की संभावना कम है, लेकिन गए तो फिर आप 32,050 32,150। आज एक चीज आपने नोटिस की होगी दीप, सपोर्ट रेंज नजदीक नजदीक की आ रही है थोड़ी सी, नहीं तो अब तक की बड़ी दूर दूर की आ रही। तो आज पहली बार मुझे थोड़े नजदीक के लेवल मिले। आई होप कि मैं सही साबित हूँ कि कुछ इन लेवल्स को तोड़े ना। 33,000 33,200 तुरंत ऊपर की रुकावट की रेंज है, इसको पार करके टिके तो 33,300 से 33,550 तक की जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। और फिर से याद रखें, लीडरशिप तेजी की सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी से ही आएगी। बैंक निफ्टी का चलना जरूरी है, निफ्टी को पीछे पीछे ही चलना, ये मान के चले। हमारे वही घोड़े हैं जो दौड़ेंगे, बैंक्स, ऑटो एंसिलरी, चुनिंदा एफएमसीजी स्टॉक्स, यही चलने, इन्हीं पर फोकस करना है। ठीक है, तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट बड़े लेवल्स आज के लिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस 15,300 पर हम बंद हुए। पहला सपोर्ट मैंने वहीं रखा है, इसके ठीक नीचे 15,200 15,150 15,050 14,950 और 14,825 तक के लेवल, थोड़े बड़े बड़े और दूर दूर के लेवल हैं, लेकिन यही सपोर्ट निकल कर आ रहे हैं ऊपर की तरफ। 15,350 15,400 दो छोटे लेवल हैं, इसके पार निकलने पर 450 500 600 और 650 तक के लेवल्स निफ्टी में ऊपर के बनते हैं। बैंक निफ्टी
32,750 के आसपास आप बंद हुए, वहां से ठीक नीचे 32,625, 32,550, 32,303 विजिबल छोटे लेवल्स हैं, 32,150 और 32,050 मीडियम लेवल हैं, 31,950, 31,825 और 31,725 बड़े लेवल के तौर पर बैंक निफ्टी में सारे के सारे कैश लेवल, स्पॉट लेवल है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेरी पूरी स्ट्रेटेजी में सारे लेवल स्पॉट लेवल्स हैं। अब आइए ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में 32,875 जो शुक्रवार का हाई है, उसके ऊपर 33,000, 33,125, 33,200, 33,250, 300, 400, 500, बेसिकली 33,000 से लेकर 33,500 की रेंज में मल्टीपल सपोर्ट है। जहां से हम गिरे 33,300 तोड़ा था, वहां से फिर हम रुक नहीं पाए, 33,125 मोर प्रिसाइजली, जिसके नीचे बहुत खराब हुए। और जो आपका मई का लो था, 13 मई का लो था 33,125, 123 जो था, वहां से हमने तो अब 33,100 से लेकर 33,400 की रेंज, यहाँ पर बहुत रुकावट है। इसको जब पार करेंगे तो मूड माहौल थोड़ा बेहतर होता हुआ दिखेगा, ये ध्यान में रखिएगा। आपके लिए बैंक निफ्टी के सारे ऊपरी लेवल्स। जी बिल्कुल, तो चलिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस सामने हैं आपके। अब थोड़ा डेटा भी समझ लेते हैं, क्योंकि वायदा कारोबार के क्यूज न्यूट्रल रखें सर। पीसीआर और एफएस की पोजीशनिंग 11% से 13% हुई है एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन। थोड़ी सी इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन बनाई, हल्की फुल्की, कोई खास ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है। 411 करोड़ के इंडेक्स खरीदे उन्होंने। पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। 0.75 का पुट कॉल रेशियो नेचुरली आपको नीचे के लेवल पर बेचने के लिए तो नहीं कहता, बिल्कुल ठीक है ना। बेचने के लिए बहुत ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो हो जाए तो आपको खरीदना ही खरीदना है। ओवरसोल्ड होने के नजदीक है तो बेचने के लिए इंतजार करना है, सिंपल सी चीज। हाँ, विक्स थोड़ा सा कम हुआ, जो हम बात कर रहे थे, थोड़े से आज लेवल इसीलिए कम आए हैं, रेंज भी इसलिए रेंज थोड़ी सी छोटी हो रही है। अब आइए, अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो क्या करें। वैसे तो स्टॉप लॉसेस आपके ट्रिगर हो ही चुके होंगे शुक्रवार के, जो आपको दिए थे 15,300 का क्लोजिंग बेसिस पे था, एग्जैक्टली वहीं जाकर बंद हुए। जिन्होंने ट्रिगर कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो अच्छी बात है, आज बच गए आप। अब आज भी वही रखिए क्लोजिंग बेसिस पे। अब थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, शुक्रवार के लो के नीचे 15,150 का स्टॉप लॉस है, इंट्राडे क्लोजिंग दोनों वहीं रखिए। बैंक निफ्टी यहाँ भी स्टॉप लॉस जो आपके शुक्रवार के लोज का है उसके हिसाब से रखिए, और वो होगा आपका 32,250। शुक्रवार को हमने 32,500 का क्लोजिंग बेसिस पे बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस दिया था, जो आपका ट्रिगर नहीं हुआ, बच गए। तो बैंक निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन में अभी भी ट्रेडर्स बच गए हैं। आज शायद एक मौका उन्हें ऊपर में मिले निकलने का। शॉर्ट पोजीशन के स्टॉप लॉस दीप, छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ शॉर्ट साइड में, जो लॉन्ग ट्रेडर्स हैं उनके लिए 15,400 का, जो कि शुक्रवार का ही है। उसके ऊपर निकलता है तो फिर छोड़ दीजिए, फिर जिद नहीं करना है। क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस बहुत दूर है, 15,700 पर आ रहा है, उसके पहले नहीं है 15,700 पर। 3 दिनों का हाईएस्ट क्लोजिंग 15,692 का है, वहीं पे रखना पड़ेगा। और जिसको छोटा रखना है वो 15,360 का रख ले, बट मेरे ख्याल से, या 15,400 का रख ले कि कल शुक्रवार के हाई के ऊपर बंद हो तो भी आप रख सकते हैं। जिनको छोटा स्टॉप लॉस रखना है क्लोजिंग बेसिस पे 15,400 रखे। सही ढंग का बुकिश स्टॉप लॉस 15,700 का होगा। यहाँ आप अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। बैंक निफ्टी इंट्राडे स्टॉप लॉस 33,000 है और क्लोजिंग बेसिस पे 33,400 है। यहाँ छेड़छाड़ करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, यही रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है सर। नई पोजीशन सर क्या करना? जो लोग खरीदना चाहते हैं 15,150, 15,200 की रेंज में निफ्टी मिले आज तो खरीदना चाहिए। मैं सोचा था कि गैप से खुलेगा, और अब भी खुल सकता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। 30-40 पॉइंट तो नीचे है। अगर इस रेंज में मिलता है तो जरूर खरीदिए। 15,100 का आपका स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर की तरफ टारगेट बनेंगे 15,300, 350, 400, 450, 500 और 600 तक के टारगेट के लिए। दूसरा तरीका ये है कि दीप अगर दाव वाव जैसे हरे निशान में आ गया, थोड़ा बेहतर हो रहा है, मूड माहौल ठीक है, तो फिर आप 15,150 के स्टॉप लॉस से वैसे भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो रेंज अपन दे रहे हैं, तो मतलब शुक्रवार के लो 15,183 के नीचे आप कोई स्टॉप लॉस लगाना है और खरीद ली, तो फिर आप 15,150 के स्टॉप लॉस से भी खरीद लो, कोई तकलीफ नहीं। दोनों चीज़ हो सकती है, जो मैं 9:08 पे आपको बता दूंगा। जो लोग बेचना चाहते हैं थोड़ा ऊपर आने का इंतजार करें। बेचने के लिए सही जगह 15,600 से 15,700 है। आप बोलेंगे इतना दूर, गिरने में तो आपको दूर नहीं लगता है, इतना गिर गए, बढ़ने में दूर लगता है, बढ़ने में दूर लगता है। हाँ, वो कन्विक्शन नहीं आ रहा। हाँ, मतलब गिरने में 500-700 फुट ऐसे गिर जाते हैं, बढ़ने में 300। अच्छा, बढ़ जाएंगे, उम्मीद करें बढ़ जाए। 15 अच्छी जगह वही है, 15,600, 15,700 में बेचे। 15,800 का स्टॉप लॉस होगा। 15,500, 400, 350 और 300 ये सारे टारगेट्स विजिबल हैं। 200, 150 और 15,050 तक के फाइनल टारगेट के लिए। एग्रेसिव ट्रेडर्स जो बेचना चाहें, अगर बेचने ही चाहें और आपको लग रहा है कि ऊपर नहीं जाना चाहिए, और डाउ फ्यूचर्स अगर आपको वैसा साथ दे, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 15,450 का लगाना है। 15,400 का भी लगा सकते हैं। शुक्रवार के हाई का बेचें। 200, 150,
15,050, 14,950 और 14,825 तक के टारगेट पे। ये सिचुएशनल कॉल है जो 9:08 पे फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। बैंक निफ्टी खरीदना माफ कीजिएगा, 32,050, 32,300 की रेंज में मिले तो जरूर खरीदना है आपको, और स्टॉप लॉस होगा आपका 31,950 का। इनफैक्ट दीप मैं है ना 32,550 पे भी खरीदने को तैयार हूँ, लेकिन मैं उसका डिसीजन 9:05 पे देना चाहता हूँ। ओके। 32,550 भी मिल जाए तो अच्छी जगह है। बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली मजबूत है। इसमें क्या करना है, जब है ना जो चीज मजबूत है उसको पहले सपोर्ट लेवल पे ही खरीद लीजिए, राइट। और जो चीज कमजोर उसको पहले रुकावट वाले लेवल पे भेज दीजिए, है ना। और जो चीज कमजोर है उसको इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खरीदिए, और जो चीज मजबूत है उसको इंपॉर्टेंट रुकावट पे बेचिए। ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको बैंक निफ्टी मजबूत देख रहा है तो उसको बेचने की जल्दबाजी नहीं करनी, खरीदने की करनी है। और निफ्टी आपको उतना मजबूत नहीं दिख रहा तो यहाँ पहले बेचने की जल्दबाजी करनी है, खरीदने की सही लेवल पे एकदम मजबूत लेवल पे आएगा तो ये आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की मानसिकता साइकोलॉजी आप ही को पढ़नी पड़ेगी। हाँ, करेक्ट। उनके साथ जियोगे तभी तो एग्जैक्टली कोशिश करोगे तभी पता चलेगा। सो ये रेंज है आपके लिए खरीदने की। टारगेट बनेंगे 32,525, 32,600 दो छोटे टारगेट, 750 और 875 के मीडियम टारगेट, और आगे के 33,000 के पार के जो भी टारगेट हैं वो सब बड़े वाले हैं जो 33,000 से लेकर 33,300 तक के निकल कर आते हैं बैंक निफ्टी के लिए। जो लोग बेचना चाहते हैं बैंक निफ्टी 33,000 पे मूड बनाना शुरू करें। जरूरी नहीं कि वहाँ बेच ही देना है, मूड बनाए, बेच भी सकते हैं। डाउ अगर ना साथ दे 33,125, 33,400 ये परफेक्ट रेंज है जहाँ बेचना चाहिए बैंक निफ्टी को। थोड़ा सा स्टॉप लॉस दूर का दे रहा हूँ, वही लगाइएगा 33,650 का। टारगेट जो बनेंगे 33,000, 32,875, 32,750 तीन छोटे टारगेट है। 32,625, 32,550 और 32,300 मीडियम टारगेट है। 32,150 और 32,050 के टारगेट एकेडमिक पर्पज से जो नहीं आएंगे। हाँ। होप करते हैं सर। लेकिन क्या है, जब मैंने ये नोटिस किया, जब नहीं देता हूँ ना कि मैं और कॉन्फिडेंट ये तो नहीं आएगा, उसी दिन बाजार अपने को सिखा देता नहीं आएगा। इसलिए अपने ऐसा काम करना ही नहीं क्यों जिसमें और कॉन्फिडेंस हो कि गलत पड़े। इससे बढ़िया है कि कॉन्फिडेंस लिमिटेड रखें जी, और गलत ना पड़े। एक छोटा सवाल है सर कि बैंक निफ्टी की हमने रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखी थी, जहां तक फ्राइडे का सवाल है, अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ही सिर्फ क्यों, नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए भी तो मौका बनना चाहिए। हाँ, अच्छी बात है। वो इसलिए दीप की आउट परफॉर्मेंस होना अलग बात है। आउट परफॉर्मेंस होने का मतलब ये नहीं कि बैंक निफ्टी गिर नहीं सकता। हाँ, कम गिरेगा। और ये मार्केट ऐसा है ना जो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ही मार्केट है। ओके। मेरी एग्रेसिव ट्रेडर्स की डेफिनेशन सबको पता है, नहीं पता तो एक बार फिर बता दो। एग्रेसिव ट्रेडर का मतलब ये है कि आपको कम खरीदना है। दूसरा, आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल। तीसरा, जब आप खरीद रहे हैं तो आपको ये मान के चलना है कि मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, और जो लेवल से उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। लेवल्स हैं तो ओवरनाइट पोजीशन मिनिमम रखनी है। बिल्कुल। रिस्क ज्यादा है रिटर्न के मुकाबले में, नॉर्मल मार्केट के मुकाबले में। ये 4-5 चीजें अगर आपको समझ में आती है कि अच्छा मुझे ये सब करना पड़ेगा, मेरा स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होगा, अच्छा रिस्क भी ज्यादा है, पैसे भी कम बनेंगे, फिर भी आपका मन है तो आप करेंगे, तो आपके लिए ठीक है। तो मतलब पहले ही है ना, वो एक्सपेक्टेशन इतनी कम कर दो आदमी का ट्रेड करने का मन ना करे। एक तो तरीका है आशु सर की तरह आप डरा दो तो फिर वो टीवी देखना ही बंद कर दे, करेक्ट है ना। दूसरा तरीका ये हमारा एग्रेसिव ट्रेड वाला जो ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है कि भैया ये सब चीजें मान के चलो कि ये सब मेरे साथ होने वाला है लाइफ में, फिर भी मुझे ट्रेड करना जमता है कि नहीं यार ठीक है, लेवल्स अच्छे हैं, पोजीशन अच्छी, रिस्क नहीं लेंगे लाइफ में तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तब क्या होगा, आप कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, लिमिटेड रिस्क लेंगे, पोजीशन उतनी ही रखेंगे जितनी आप संभाल सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, वो फिर मुंह में पानी आता है, अरे ज्यादा कर ले, ये कर ले, अच्छा पैसा जल्दी बन जाएगा। वो चीज नहीं करनी, वो करने का वक्त नहीं है अभी, अब वो मौका नहीं है। ठीक है। इंडिया बुल्स आरबीएल डेल्टा बैन में थे बने हुए, कोई वहाँ पर नहीं। फंड्स की भी बात कर ली सर, कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स वायदा कारोबार के लिहाज से? वैसे तो शुक्रवार को सीरीज की शुरुआत ही थी, तो एक ही चीज इंपॉर्टेंट है दीप, वायदा कारोबार में प्रीमियम जबरदस्त बढ़ के आई है। बिल्कुल। तो जो लोग फ्यूचर्स लेके गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के, आज वैसे ही उनका बहुत पैसा तो तुरंत नहीं बनेगा। बिल्कुल। क्योंकि 12 पॉइंट की जो डिस्काउंट थी वो 26 पॉइंट की प्रीमियम में बदल गई निफ्टी में। बैंक निफ्टी का 16 पॉइंट का प्रीमियम 46 पॉइंट का प्रीमियम हो गया, तो आज प्रीमियम में थोड़ी तो कमी आएगी। जो इंपॉर्टेंट लेवल है अब निफ्टी के लिए आज के लिए, मेक और ब्रेक वाला 15,300, ये जहाँ पर आप बंद हुए बराबर ओपन इंटरेस्ट 29 लाख शेयरों का है निफ्टी में, पुट और कॉल में। 15,300 के ऊपर हैं तो बेहतर है, 15,300 के नीचे हैं तो जितने खराब हैं ही है। अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 15,000 का है निफ्टी में, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, और ऊपर की तरफ 15,500 का है। सो बेसिकली इस रेंज को आपको ट्रेड करना है, 15,000 15,500 वायदा कारोबार के लिहाज से, 15,300 मेक और ब्रेक।
बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स बहुत ही मतलब डेटा बहुत ही कम है, 32,000 पे 13 लाख शेयर हैं, 33,500 पर 17 लाख शेयर हैं, तो बड़ी रेंज आपकी जो दिखती है 32,000 के नीचे और फ्रेश खराब होंगे, 33,500 के नीचे आप एकदम चुस्त दुरुस्त ठीक हो जाएंगे, फिर आपको चिंता नहीं है। बस ये लेवल से जो ध्यान में रखें। अंडरस्टूड सर। चलिए, सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स, नया ट्रेडिंग हफ्ता, देखते हैं किस तरह की आज मूवमेंट आती हुई दिखेगी। जान लेते हैं खबरों वाले शेयर्स और आज ही कुछ दिग्गज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। कुशल, अरमान और आशीष हैं तैयार। कुशल, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और खबरें आज की। मॉर्निंग दीप, ट्रिगर्स के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं, जिसमें शेवियट कंपनी पर फोकस रखना है। एनएससी पर आज इसकी लिस्टिंग होगी, बीएससी पर कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है। साथ ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की पहली सीरीज की शुरुआत आज से होती हुई दिखेगी। 24 जून तक यहां पर आप अपने आवेदन लगा सकते हैं। साथ ही वित्त मंत्री की आज बैठक है पीएसयू बैंकों के चीफ्स के साथ, और यहां पर ये रिव्यू मीटिंग लेते हुए नजर आएंगे। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा, जो 56.5 रुपए का डिविडेंड का ऐलान इन्होंने किया था। खबरों के लिहाज से बीएमएल फोकस रखिए, हमारी एक्सक्लूसिव खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है, जिसमें बीएमएल के डिमर्जर को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से सैद्धांतिक मंजूरी अब मिल चुकी है, तो ये डिमर्जर का आदेश जो है जल्द जारी होगा। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स, कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि यहाँ पर जो एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स की रियल एस्टेट लोन बुक है, उसको खरीदने के लिए अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट से बातचीत जारी है, और अगले कुछ हफ्तों में ये डील क्लोज होती हुई दिख सकती है, और करीबन 8 से 9 हज़ार करोड़ रुपए के यहाँ पर रियल एस्टेट जो लोन बुक है उसको खरीद सकती है अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट। वोडाफोन आइडिया पर भी फोकस रखिए, क्योंकि फाइनली अब फंड जुटाने पर कंपनी अगेन 24 जून को बोर्ड बैठक करने वाली है, और इक्विटी के जरिए करीब 500 करोड़ रुपए कंपनी जुटा सकती है। अबान ऑफशोर भी फोकस में है। 10 जून को भी इनकी अपडेट आई थी कि यहाँ पर जो है इन्होंने डीप ड्रिलर 8 बेचा था, पर इस बारी डीप ड्रिलर 7 ये बेचते हुए नजर आएंगे शेल्फ ड्रिलिंग सर्विसेज लिमिटेड को, और करीबन 234 करोड़ रुपए में ये करार किया गया है। इंडियन ह्यूम पाइप्स पर फोकस रखिए, क्योंकि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से इनको करीबन 110 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं, और ये वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स को 15 महीने में पूरा किया जाएगा। और अंत में इंजीनियर्स इंडिया, इनको भी ऑर्डर मिला है, कंपनी को कुल मिलाकर 80 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है कंसल्टिंग सर्विसेज के लिए। इस वजह से ये सभी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ओके, तो इंपॉर्टेंट कुछ मिड कैप्स हैं, ऑर्डर विन के दम पर यहाँ पर एक्शन दिख सकता है। अरमान, मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबरें हैं आपके पास। सबसे पहले एल्केम लैब्स पर ध्यान रखिएगा, जिसमें जो यूएस में जो कंपनी के प्लांट है उसको जांच के बाद फॉर्म 483 जारी कर दिया गया है, और इस फॉर्म में जांच में लगभग 3 जो है उन्होंने ऑब्जेक्शंस मिले हैं। वेदांता पर ध्यान रखिएगा, जिसमें जो कंपनी ने तुतिकोरिन तमिलनाडु में जो स्मेल्टर और रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है उसको बेचने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगवाया है। आइनॉक्स विंड पर ध्यान रखिएगा, जिसमें आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी ने डीआरएच भी फाइन कर दिया है, और उसमें 370 करोड़ जो है ओएफएस है और 370 करोड़ फ्रेश इश्यू होने वाला है। और कुछ मेरे पास बल डील्स हैं, जिसमें गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स पर ध्यान रखिएगा, जिसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड ने लगभग 0.28% हिस्सेदारी खरीदी है, और ये 16 जून को ओपन मार्केट के जरिए खरीदी है, और अब उनकी कुल हिस्सेदारी बढ़कर 2.99% हो गई है। डेल्टा कॉर्प, जिसमें राकेश झुंझुनवाला साहब ने फिर से माल बेचा है, लगभग 57.5 लाख शेयर जो उन्होंने ओपन मार्केट के जरिए बेचे हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर ध्यान रखिएगा, जिसमें इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटेजीज ने लगभग 30 लाख शेयर जो हैं वो बेचे हैं। और एक प्रमोटर एक्शन है मेरे पास, जिसमें सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज हैं, जिसमें प्रमोटर जो है वो जगदीश कुमार अरोड़ा साहब ने हैं, उन्होंने लगभग 0.04% हिस्सेदारी 17 जून को ओपन मार्केट के जरिए खरीदी है। तो ये है आपके लिए कुछ फंड एक्शन और साथ ही खबरें भी। आइए देख लेते हैं आज ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताएं कौन सी हैं आज की रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु, आज दमदार रिपोर्ट आई है। देखिए, हाल ही की लिस्टेड कंपनी है एलआईसी, यहाँ पर जेपी मॉर्गन की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है, 655 पर स्टॉक आ गया, अब 840 रुपये का ये लक्ष्य दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंश्योरेंस है प्लेयर है इंडिया में। आईपीओ के भाव से देखें तो करीब 31% नीचे आ गया है, लेकिन स्ट्रांगली मान रहे कि बाजार जो है स्टॉक को पूरी तरीके से वैल्यू नहीं कर रहा है। आगे जाकर देखिए काफ़ी बढ़िया यहाँ पर वैल्यू आएगी, क्योंकि 99% जो इसकी वैल्यू है वो डिराइव होती है ओल्ड पॉलिसीज से। कमेंट्री काफ़ी बढ़िया नजर आ रही है, लेकिन मान रहे कि एक ही रिस्क है कि सरकार जो अपनी हिस्सेदारी घटाएगी, लेकिन फिर भी देखें मान रहे कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट शानदार है। ओवरवेट की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की 840 रुपये का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेज हाउस का इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। गोल्डमैन सैक्स यहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं, लक्ष्य 3200 से बढ़ाकर 3240 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 3253 रुपये के लक्ष्य के लिए। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग दी, 3170 रुपये का लक्ष्य दिया है। सन फार्मा यहाँ पर खास नजर रखिएगा, क्योंकि जेफरीज की तरफ से जो है डबल अपग्रेड आया,
पहले अंडर परफॉर्म की रेटिंग ये देते थे, अब ये खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य भी देखें तो बड़ा है, 775 से बढ़ाकर 910 रुपए कर दिया है, 793 रुपए की क्लोजिंग है। मान रहे कि स्पेशलिटी पोर्टफोलियो इनका काफी बढ़िया कर रहा है, जिसके चलते यहाँ पर बढ़िया तेजी आएगी। और साथ में ये भी मान रहे कि 5 ईयर फॉरवर्ड पी के हिसाब से देखें तो स्टॉक फिलहाल चल रहा है डिस्काउंट पर, इसके चलते पूरा भरोसा बना हुआ है। डबल अपग्रेड आया सन फार्मा पर। ब्रिटानिया यहाँ पर CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 3,332 रुपए की क्लोजिंग है, 3850 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। मान रहे कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी है मार्केट शेयर गेन करने की। ONGC यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं, लक्ष्य 270 से बढ़ाकर 285 कर दिया है। टाइटन पर देखें तो मैक्वारी की तरफ से अच्छी रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1936 की क्लोजिंग है, 3000 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। और ये मानने कि इनके चैनल चेक से पता चला है कि डिमांड के जो ट्रेंड है वो बढ़िया नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 2520 रुपए के लक्ष्य के लिए। और अंत में JSW स्टील यहाँ पर नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट आई है, रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा है, 555 लुढ़क कर स्टॉक आ गया है, अब 500 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। मानिए कि और गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। LIC की रिपोर्ट दमदार 840, थोड़ा और दम नहीं लगा सकते? नहीं सर, कमेंट्री तो बहुत बढ़िया है, कमेंट्री अच्छी है, टारगेट नहीं बढ़ाया अभी तक। 904 रुपए ना रिटेल का, 904 और 889 रुपए 889, 889 50 से 65 रुपए बढ़ाते तो बहुत लोगों को भाव आ जाए 840 लोग से। खुश हो जाते हैं। लेकिन आज फॉर चेंज आशीष इतनी अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स कहाँ से लाया? मतलब रिलायंस पे अपग्रेड, सन फार्मा में 910 का टारगेट, ऐसा अपग्रेड, डबल अपग्रेड, ब्रिटानिया में 3850, टाइटन आप बोल रहे 3000 हो जाएगा, ONGC की भी टारगेट बढ़ाइए 200। बड़े दिनों बाद इतनी बढ़िया रिपोर्ट्स है, सीरियसली। मतलब लंबे समय बाद 4-4, 5-5 अपग्रेड वाली आज रिपोर्ट तो बहुत बढ़िया है, वाह मजा आ जाएगा। चलिए बढ़ते आगे, सारे एक्सपर्ट से करते हैं मुलाकात। सोमवार की सुबह मिलेगा आपको ऐसा शेयर जो इस हफ्ते करेगा कमाल, पिक ऑफ द वीक। देश के दिग्गज हैं आपके साथ, कुणाल जी, राकेश जी, विश्वेश जी, हिमांशु जी, और बाकी जो थोड़े लेट आएंगे वो भी हैं दिग्गज, लेकिन लेट आएंगे। ये सब वो है जो एकदम समय से आपके साथ उपस्थित है। सबको सुप्रभात। वैसे तो बंसल जी के साथ ही शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन क्या करूं कुणाल जी, शर्ट इतनी चमकती ना आपकी, तो फिर मेरा मन होता है कि चलिए शुरुआत आप ही के साथ की जाए। कौन सा डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं साहब? अरे जी, अनिल जी क्या कहा आपने, सुना नहीं अनिल जी? कौन सा डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं आप? अनिल जी देखिए, अभी डिटर्जेंट इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आई है अनिल जी। नई शर्ट पहनी आज अनिल जी मैंने। वाह, बहुत बहुत बधाई सर आपको, हैप्पी बर्थडे। बताइए सर, पिक ऑफ द वीक। हम तो बर्थडे के दिन ही पहनते हैं सर। अनिल जी देखिए, उपहार में मिली शर्ट है और अनिल जी खरीदारी की राय है, खरीदना है महिंद्रा एंड महिंद्रा। आज का पिक ऑफ द वीक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखिए अनिल जी, ऑटो स्टॉक्स एकमात्र ऐसा सेक्टर है जिसमें हम लगातार आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं निफ्टी के बनिस्पत, और महिंद्रा एंड महिंद्रा एक स्टॉक है जिसने अपने ब्रेकआउट के लेवल को अभी भी होल्ड किया हुआ है। मुझे लगता है बाजार के साथ एक छोटा सा करेक्शन इस स्टॉक में भी आया है, और हमने देखा शुक्रवार को भी नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी आई। तो अगर आज बाजार में कुछ तेजी बनते हुए दिखेगी तो उसका बड़ा इफेक्ट आपको M&M पे देखने को मिलेगा। तो M&M खरीद करके चलना है। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस इस वजह से है कि बाजार में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो एक स्टॉप लॉस आप रखें 982 रुपए के आसपास। ये मैं लेवल्स कैश के दे रहा हूं, 982 के आसपास स्टॉप लॉस रख करके बाय करें। पहला टारगेट होगा 1030 का, इवेंचुअल टारगेट 1055 का। तो 1055 के टारगेट के लिए M&M में पूरे सप्ताह के लिए खरीदारी करें। नहीं 982 का स्टॉप लॉस ठीक है सर, ज्यादा लंबा नहीं है, डीप नहीं है, हफ्ते की पिक के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। कुणाल जी धन्यवाद। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी मैं दो पिक ऑफ द वीक लाया और दोनों सेल साइड में हैं और दोनों में स्टॉप लॉस भी छोटे छोटे हैं। पहला तो बिकवाली की राय है सिटी यूनियन बैंक पर। सिटी यूनियन बैंक पर बिकवाली की राय है 131 रुपए 50 पैसे, 131.5 का स्टॉप लॉस है, 124 का टारगेट है। इसमें चलते चलते फ्राइडे के सेशन में एक बड़े वाला नेगेटिव क्रॉसओवर बोथ ऑन लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स देखने को मिला था। दूसरी बिकवाली की राय है डाबर के अंदर, जिसके अंदर एक कंसोलिडेशन से एक ब्रेकआउट देखने को मिला, एक सपोर्ट टूटा है शुक्रवार के सेशन में। 495 का स्टॉप लॉस है, 467 से लेकर 470 के टारगेट के लिए डाबर पर बिकवाली की राय है। ओके, तो दो स्टॉक हैं जहां पर बिकवाली करने की राय आपके लिए, सिटी यूनियन बैंक और डाबर में बंसल जी की तरफ से। ये दोनों ही स्टॉक
आपको हफ्ते भर के लिए आज से ट्रेड करना है। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग टू यू सर, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, बिकवाली की सलाह है और बेचना है हेवल्स के फ्यूचर्स को। मेरा मानना है कि ये स्टॉक एक बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो रहा है। जिस तरह के यहाँ पर चार्ट पैटर्न बने हैं, 1070 1072 के आसपास का क्लोज है अनिल जी। यहाँ पर मेरी सलाह रहेगी कि उछाल में बिकवाली करें। 1090 तक अगर कोई उछाल मिलता है तो 1075 1090 इस जोन में बिकवाली करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर एंड पर अनिल जी टारगेट जो मैं देखता हूँ यहाँ पर 1000 रुपए का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 960 रुपए का, और इंपॉर्टेंटली अनिल जी अगर ये हफ्ता ये स्टॉक 1000 के नीचे बंद होता है तो मुझे लगता है कि कुछ समय में ये स्टॉक इवेंचुअली 900 रुपए के भी नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। तो 1130 के स्टॉप लॉस के साथ हेवल्स के फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलने की सलाह है। ये मेरी तरफ से पिक ऑफ द वीक रहेगी। बहुत डरा रहे हो, बंद तो नहीं हो जाएगी ना कंपनी हिमांशु जी? हाँ नहीं सर, ऐसा नहीं है। ओके, तो 1130 के स्टॉप लॉस के साथ बेचे 1000 और 960 के बड़े टारगेट के लिए हेवल्स। ये है राय आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से। विश्व जी भी हमारे साथ तैयार है, पता नहीं इनको देख के ऐसा विचार हो रहा है कि शायद कोई बाय कॉल देंगे। लेट्स सी। गुड मॉर्निंग सर, बाय सेल नोटा। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग पूरे पैनल को। देखिए मुझे ऐसा लगता है ग्लोबल मार्केट इज़ ड्यू फॉर द बाउंस बैक। जितने इंडिकेटर्स मैं ऑब्जर्व करता हूँ वो पॉइंट आउट कर रहे हैं एक डेड कैट बाउंस बैक। तो मेरी ओर से एक बाय कॉल है अनिल जी, जैसा आपने गेस किया। स्टॉक का नाम है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट 560 का क्लोज है प्रीवियस सेशन में, और मुझे लगता है कि प्रीवियस सेशन में ही सम सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन आ गया था दैट क्रूड इज़ प्रोबेबली कूलिंग ऑफ, और यहाँ पे टेक्निकल एज वेल एज द ग्लोबल मैक्रोज आर सपोर्टिंग। 560 के आसपास क्लोज है। 20 रुपये का ड्यूरिंग द वीक स्टॉप लॉस रखेंगे, मतलब 540 का। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से डेटा है 590 और 620 ये दो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द वीक। और समहाउ मुझे ऐसा लगता है अनिल जी कि अगर ये वीक में मार्केट में मौका मिले तो खरीदना देखना चाहिए। 15200 का टारगेट निफ्टी में हो चुका है। देखिए अगला लेवल काफ़ी डीप है, और मैंने देखा है जब मेजर सपोर्ट पे मार्केट आता है और उसके बाद में बड़ा टारगेट पेंडिंग होता है तो मार्केट एक बाउंस बैक देने की कोशिश करता है, जिसको सकज रैली कहते हैं। तो इस सकज रैली में समहाउ हम ओवरसोल्ड स्टॉक्स और जो टेक्निकल स्टॉक्स है उसमें बाउंस बैक देखते हैं। तो मेरी वजह इसी की वजह से बर्जर पेंट्स में खरीदारी की रहा है फॉर द वीक विद द टारगेट ऑफ 620। ओके, तो ये है आपके लिए बर्जर पेंट्स में खरीदारी करने की राय विश्वेश जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। जय ठक्कर हमारे साथ है तैयार। जय गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द वीक आपका भी कुछ खरीदारी करने का इरादा है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी एंड एवरीवन। अनिल जी, खरीदारी करने का तो नो विचार एज ऑफ नाउ नहीं है पिक ऑफ द वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट यस मार्केट में बाउंस बैक तो आ ही सकता है। ये वीक लास्ट वीक हमने ये रेकमेंड भी किया था कि बैंक निफ्टी है जो बाउंस बैक कर सकता है, और उसमें से एक स्टॉक है जो कैनरा बैंक मैंने रेकमेंड भी किया था क्लोजिंग सेशन में। सो मिक्स रहेगा अनिल जी। आई मीन बाउंस जो मार्केट में आएंगे वो सारी डेफिनेटली वो बेयर मार्केट रैलीज हम कह सकते हैं, तो डेड कैट बाउंस हम कहते हैं ओवरऑल डाउन ट्रेंड में। तो शॉर्ट टर्म बाउंस इन मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड है। सो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू अनिल जी मैरी को बेचने की सलाह है। अनिल जी ये मैं पूरे फॉल में थर्ड टाइम इसको रेकमेंड कर रहा हूँ। पहले हमने करीब 530 के आसपास किया था ऊपर में, उसका 490 के आसपास आया तो वहां पे अच्छे प्रॉफिट्स बुक किए। फिर लास्ट वीक बाउंस आया था अनिल जी 500 के करीब, और फिर से वहां पे रेकमेंड किया था मैंने इसका पुट ऑप्शन 500 का ही, एंड उसमें फिर से एक अच्छा प्रॉफिट हमें देखने मिला। 473 के आसपास क्लोज आया। अब क्लोजिंग बेसिस पे अनिल जी इसका जो पूरा एक बाउंस था, पूरा एक राइज था, वो एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में था। वो चैनल ब्रेक डाउन हमें देखने मिल रहा है लास्ट वीक, एंड अच्छे खासे उसके जो स्विंग सपोर्ट्स थे वो ब्रेक हुए 480 के करीब। सो अब 490 के स्टॉप लॉस के साथ अनिल जी मैरिको को बेचना है। अच्छा खासा पोजिशनल टारगेट यहाँ पे निकल कर आ रहा है। पहला टारगेट है 447 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 435। सो 447 435 ये दो टारगेट्स के लिए बेचे मैरी को विद स्टॉप लॉस अबव 490। मुझे ऐसा लग रहा है कि जी ये स्टॉक में जो हिसाब से मोमेंटम भी मंथली चार्ट से लेकर डेली चार्ट सभी डिग्री पर एक अच्छे सेल मोड में है, और इतना ओवरसोल्ड नहीं है। ये हैड इट बीन ओवरसोल्ड तो मैं इसको अवॉइड करता, बट इतना ओवरसोल्ड नहीं है। सो यहाँ पे अभी भी डाउनसाइड मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। ओके, तो मेरिको में करें बिकवाली, ये राय आपके लिए जय ठक्कर की तरफ से आती हुई तैयार है। हमारे साथ एक और खास मेहमान और आ चुके हैं जैन साहब भी। जैन साहब सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। यस अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं पहले फ्राइडे वाले पिक्स की बात करूंगा एक बार।
तो उसमें मैंने सेल दिया था, जो वीकेंड शो है फ्राइडे इवनिंग का, उसमें सेल कॉल दिया था टाटा कंज्यूमर, और बाय दिया था, आपने भी ऑटो इंसुलरी की आज बात की थी सुबह, और कुछ डिफेंसिव्स की भी बात की थी, तो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन मैंने बाय कॉल दिया था फॉर पोजिशनल पिक, और एबॉट इंडिया लॉन्ग टर्म पिक, जो कि राकेश जी कुणाल जी ने भी आपके चार्ट कॉर्नर में दिया और मेरा भी फेवरेट है, मैंने पहले भी दिया हुआ है। तो एबॉट इंडिया बहुत बढ़िया लगता है इन लेवल्स पे, बहुत ही बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिया पिछले कुछ दिनों में। और अब इस हफ्ते की मैं पिक्स ऑफ द वीक की अगर बात करूं, अगेन वन ऑफ द मेजर ऑटो इंसुलरी प्लेयर इंडियन इंडस्ट्री में, वह मिंडा इंडस्ट्री, नॉट द मिंडा को, बड़ा वाला मिंडा इंडस्ट्री है, इस पे ध्यान दें। दूसरा हनीवेल ऑटोमेशन, बहुत बड़ा शेयर है, बट यस अनिल जी वापस से बोलेंगे कि बड़े बड़े शेयर क्यों लाते हैं, बट यस बहुत जबरदस्त लग रहा है अभी इन लेवल्स पे। एचडीएफसी बैंक, आपने बैंक्स की अगुवाई की बात की थी, कि लीडरशिप की बात की थी, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा करेक्शन हो चुका है, कहीं भी कुछ होगा तो अब यहां पे मुझे स्कोप दिखता है। तो एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हनीवेल ऑटोमेशन, फॉसेको इंडिया मैंने जेम्स साहब के जेम्स में भी दिया, टारगेट्स भी अचीव हुए थे, और मिंडा इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक्स। ओके, पिक है कि पोर्टफोलियो है? पूरा पोर्टफोलियो ये पोर्टफोलियो जैसा ही है। ये आपसे उत्साहित हो गए, फिर बंसल जी भी ज्यादा देने लगे। पहले तो कई बार तो नोटा ही लगाते थे, अब तो दो देने लगे दिन की, आई मीन हफ्ते की। हाँ, दूसरे की भरपाई करनी पड़ती है अनिल जी, बहुत नोट आने लग गए थे पिछले हफ्ते में, तो मैं देखा कि मैं एक बार आता हूँ सुबह तो मैं बोला पूरी ना आप तो कर ही लिया करो, आप तो है ना शिष्टाचार में ज्यादा पढ़ो भी मत, क्योंकि एक बार मार्केट खुलने के बाद तो आपको ये लोग कोई बोलने का मौका देते भी नहीं। ये तो भला हो आपके जेम्स साहब का, जो आपको इस चक्कर में 9:30 बजे मिल जाता थोड़ा बहुत स्लॉट, बाकी ये जो 5 जने दिख रहे हैं ना आपको, इनका बस चले तो इनके कॉल्स के चक्कर में फंडामेंटल एक्सपर्ट का नंबर ही ना लगे। तो चलिए जेम्स साहब को ढेरों स्टॉक पसंद, लिस्ट आपके सामने है इस वक्त। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक दिग्गजों में, हनीवेल ऑटो, मिंडा इंडस्ट्रीज ऑटो इंसुलरी कंपनियां हैं, ये यहाँ उनका व्यू अच्छा है। फोसेको और वायदा कारोबार में एबट, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स उन्होंने वीकेंड पर रिकमेंड भी किए हैं। बिल्कुल, तो आइए ये है आपके लिए कुछ बढ़िया काउंटर्स जहां पर रखनी है नजर। अनिल जी एक बार डाउ फ्यूचर्स पर डाल देते हैं सर। सुबह 100 अंक नीचे थे, अब पूरे रिकवर होकर करीब 20-22 अंक पॉजिटिव है, तो निचले स्तर से अच्छी रिकवरी है डाउ फ्यूचर्स में। नैस्डैक फ्यूचर्स थोड़ा रिकवर हो रहे हैं, हालांकि आज शाम अमेरिकी बाजार बंद है तो इसके आज के लिए तो कुछ वैल्यू ज़्यादा नहीं है, बट एसजीएक्स निफ्टी भी निचले स्तर से 70 अंक रिकवर आपको होते हुए दिखाए, अब पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है। हल्की ही गिरावट अब एसजीएक्स में आपको दिखेगी। कई सारे काउंटर्स हैं जहां पर रखनी है नजर। BEML हमारी एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर लगी है, डीमर्जर को MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, जो उनके नॉन कोर एसेट्स हैं उसके डीमर्जर को। आने वाले कुछ दिनों में और डिटेल्स भी इस पर सामने आ जाएंगी। बंसल जी, BEML आपके ऊपरी स्तरों से तो काफी बढ़िया करेक्शन रहा है, मुझे याद है पिछली बार 1000 के लेवल्स पर आप दोनों ने पिकअप किया था 1750 के टारगेट्स के लिए, वहां से काफी बड़ा करेक्शन हो गया। अब BEML का चार्ट कैसा लगता है सर? देखिए दीपांशु, चार्ट्स टोटली डिस्टॉर्टेड हैं और इसने 1275 की एक मेजर नेकलाइन को स्टॉक ने तोड़ा है, और टेक्निकली स्ट्रक्चर क्लियरली डिस्टॉर्टेड है, बड़े सपोर्ट्स टूटे हुए हैं, और नेक्स्ट एक बड़ा सपोर्ट 1120-1125 के अराउंड आता है, तो इन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। और मेरी राय में दीपांशु, जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, उछाल पे किसी पॉजिटिव न्यूज पर कोई उछाल आता है तो उछाल पे निकलने की राय होगी। उछाल पर निकलने की राय है, हालांकि खबर ऑफ कोर्स कंपनी के लिए अच्छी आई है, बट काफी शार्प करेक्शन इस काउंटर पर ऑलरेडी आप देख चुके हैं। L&T फाइनेंस अपोलो ग्लोबल के साथ ये एक करार कर रहे हैं रियल एस्टेट एसेट्स खरीदारी के लिए। अब $1 बिलियन या उससे भी बड़ी की डील संभव हो सकती है। L&T फाइनेंस काफी लंबे समय से बाजार भूल ही चुका है स्टॉक के बारे में। विश्वेश जी, जरा चार्ट देखें L&T फाइनेंस का, कैसा लगता है? दीपांशु, देखिए स्टॉक अगर आप मुझे पूछे तो मुझे लगता है कि साइडवेज टू डाउन ही है। इनफैक्ट लास्ट वीक तो अच्छा एक बेरिश कैंडल देखा गया था, लेकिन ये कह सकते हैं कि 65 इमीडिएटली अच्छा सपोर्ट है। समहाउ न्यूज़ को इंटरप्रेट अगर मैं ना करूं और प्योरली बेस्ड ऑन मेरे पास जो अवेलेबल डेटा है विच इज़ प्राइस देखूं, तो मुझे लगता है कि सीधा ये अगला सपोर्ट 58 के आसपास है। तो आई एम नॉट वेरी अपबीट ऑन द स्टॉक। अगर फॉर सम रीज़न न्यूज़ की वजह से स्टॉक में बुलिशनेस आनी भी है तो मुझे लगता है 75 को क्रॉस होने देना चाहिए, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि शायद हमारे पास इंटरमीडिएट बॉटम है, पर मुझे लगता है स्टॉक इज सेल ऑन राइज, अगला सपोर्ट 58 के आसपास है।
तो सेल ऑन राइज ही है, L&T फाइनेंस को ज़्यादा यहाँ पर भरोसा है नहीं इस काउंटर पर। देखते हैं आज कैसी परफॉर्मेंस दिखाता है। इस बीच कोफोर्ज के लिए अच्छी खबर आ रही है, एक करार इन्होंने करा है, एस्टीज एंटरप्राइजेस करके एक कंपनी है उसके साथ इन्होंने करार करा है, और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर एस्टीज एक्सप्रेस लाइंस के साथ इन्होंने करार करा है। कई सारे वेरियस फैक्टर्स हैं जिसके लिए इन्होंने करार करा है। टोटल डील वैल्यू क्या है वो निकालने की कोशिश करते हैं, बट सुबह सुबह खबर आ रही है लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए ये करार किया गया है। जय, रिलेटिवली बेटर रहा फ्राइडे के सेशन को, जहां पर बाकी आईटी में हमने थोड़ा दबाव देखा था। वैसे भी जब भी आईटी का बाउंस बैक होता है ये स्टॉक काफी एक्टिव रहता है। कोफोर्स के चार्ट पर कोई राय? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये इसमें एक बाउंस तो हमें देखने मिला था लास्ट वीक में। और दीप, एक चीज एक और मैं हाईलाइट ये जो स्टॉक के बारे में करना चाहूंगा कि ओवरसोल्ड तो सारे ही आईटी स्टॉक्स है अनडाउटेडली, बट देन इसमें काफी समय से एक हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है। अगर थोड़ा बहुत और हमें बाउंस देखने मिला दीप, तो शार्प एक बाउंस बैक इसमें फर्दर देखने मिल सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन द लोअर साइड 3300 पहला सपोर्ट है, इनफैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज 3291, 3291 पहला सपोर्ट है, एंड देयर आफ्टर उसके नीचे हम देखते हैं तो 3250। ये लेवल्स immediately will be acting as a very crucial support for Coforge, and I'm expecting further bounce because overall अगर आप देखें तो जब से पॉजिटिव डाइवर्जेंस ये स्टॉक दे रहा है, इसमें जो ओवरऑल फॉल भी है वो इतना फास्ट मोमेंटम से हमें नहीं देखने मिल रहा है। सो काफी अप एंड डाउन के साथ ये फॉल में गिरावट, ये स्टॉक में गिरावट हमें देखने मिली है। और ये बाउंस अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अच्छा खासा आया दीप, सो ऊपर में लगभग 3700 से लेकर 3800 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली कोफोर्ज में आप एक बाइंग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। नीचे में रिस्क कम है, ऊपर में लगभग 3700-3800 तक का बाउंस भी देखा जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए कोफोर्ज पर राय इस वक्त चार्ट्स के लिहाज से। आइए सुमित जी का भी करते हैं स्वागत। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मार्केट्स में थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन ही है, सडन स्विंग्स आ सकते हैं, बट ओवरऑल एक बार लग रहा है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और बनेगा। तो एमजीएल के अंदर यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। एमजीएल कंटिन्यूसली गिरावट दिखा रहा है और लास्ट 2-3 दिनों में ऊपरी लेवल से एक अच्छा खासा दबाव देखने को मिला है। एमजीएल 700-705 के आसपास बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 721 का ऊपर में स्टॉप लॉस बनेगा और नीचे में 675 रुपए से लेके 670 रुपए तक के लेवल एमजीएल के अंदर इस हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। तो एमजीएल में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। बेचे महानगर गैस लिमिटेड, ये राय आपके लिए इस वक्त सुमित जी की तरफ से। 721 का स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली करनी है आपको। आइए करते शुरुआत फर्स्ट रेट की हेडलाइंस के साथ।